नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। कौन सा साल होगा आपके लिए भाग्यशाली? जीवन के किस पड़ाव पर आपकी तकलीफ होगी दूर? कौन सा ग्रह करेगा आपकी मुश्किलों का हल? कौन सा ग्रह आपके जीवन को बनाएगा खुशहाल? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेते ही किसी जातक पर नवग्रहों का असर पड़ना शुरू हो जाता है और ताउम्र उस पर उनका असर भी बना रहता है, जिसके कारण कभी उसे खुशी तो कभी गम मिलता है। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि आपकी कुंडली के 12 खानों में स्थित नवग्रह किस तरह आपके जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं, और ये भी जानेंगे कि आखिर कौन सा ग्रह किस उम्र में आपका भाग्य को चमकाने या फिर दुर्भाग्य का कारण बनेगा। सबसे पहले बात हम बृहस्पति और सूर्य की करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर जिसकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह और सूर्य ग्रह प्रबल और कमजोर होता है तो कितना शुभ और अशुभ फल देता है। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए हमारे दर्शकों को। जन्म से लेकर के 48 वर्ष की उम्र तक सभी ग्रहों की उम्र के प्रत्येक वर्ष में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। उनमें से 9 ऐसे विशेष वर्ष होते हैं जो ग्रह से संबंधित वर्ष माने जाते हैं, जिन पर उस ग्रह का शुभ या अशुभ प्रभाव विशेष रूप से रहता है। कौन सा ग्रह उम्र के किस पड़ाव पे विशेष फल देगा, इसके संबंध में आज पूरी जानकारी पूरे प्रोग्राम के दौरान हम आपको देंगे। देखिए, नवग्रह हैं तो नवग्रह हमेशा कुंडली में उनकी जो स्थिति होती है वह निश्चित होती है। एक बार जन्म के समय जो स्थिति निर्धारित हो जाती है, जो ग्रह जिस राशि में आपकी जन्म कुंडली में बैठ जाता है वह यथावत स्थिति बनी रहती है। लेकिन कौन सा ग्रह कब फलेगा यह अलग अलग प्रमाणित है, यह अलग अलग रूप से बताया गया है। तो सर्वप्रथम जीवन के देवता, ज्ञान के देवता और इस संसार में जो भी आपको सुख मिलने वाला है उसके देवता बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति ग्रह का असर हमारे जीवन में 16वें साल में दिखाई देता है। 16वां साल ऐसा साल होता है जब जीवन में यह निर्णय लेना पड़ता है क्या सही है क्या गलत है। यह आपको बताता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। यही 16 की उम्र बिगड़ने की होती है या बनने की होती है। बृहस्पति ये चतुर्थ भाव में स्थित है तो 16वें वर्ष में आपको शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी। और यदि यही बृहस्पति छठे भाव में है तो कहीं न कहीं आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। किसी जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की कृपा बहुत जरूरी मानी जाती है। ऐसा समझा जाता है अगर बृहस्पति केंद्र में बैठ जाए तो कुंडली के सारे दोषों को दूर कर सकता है। किंग कुर्वंत ग्रहे सर्वा केंद्र गते बृहस्पति मतंग मत यूथा नाम भिन्नत्यपि केसरी। मानसागरी कहती है कि अगर केंद्र में बृहस्पति हो तो फिर सारे ग्रह क्या कर सकते हैं, मतलब सारे अशुभ दोष नष्ट हो जाते हैं अकेले बृहस्पति के केंद्र में जाने से। बृहस्पति ग्रह शुभता वाला ग्रह माना जाता है। अगर केंद्र में बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति गुणी होता है, संस्कारवान होता है, सौभाग्यशाली होता है। कुंडली में गुरु ग्रह के शुभ होने पर व्यक्ति संस्कार और सौभाग्य से युक्त होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर यही देवगुरु बृहस्पति नीच राशि में बैठे हैं अर्थात मकर राशि में हैं, छठे 8वें 12वें बैठे हुए हैं तो कहीं न कहीं ये विपरीत फल देते हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर के एक बात यह बताऊं कि अगर बृहस्पति आपका भाग्येश है, भाग्य का स्वामी है, धनु राशि का है, मीन राशि का है, कर्क राशि का, ध्यान रखें धनु मीन उसकी अपनी राशि है, कर्क उसकी उच्च की राशि है, तो आयु के 16वें वर्ष में आपको निश्चित रूप से विशेष सफलता दिखाई देगी, आपको विशेष अवसर मिलेंगे और जीवन की दशा और दिशा दोनों सुनिश्चित होगी। अब बात करते हैं ग्रहों के अधिपति ग्रहराज सूर्य की। सूर्य ग्रह जो होता है आयु के 22वें वर्ष में फलित होता है। 22वें वर्ष के बाद ही किसी जातक के हाथ में सूर्य रेखा का निर्माण शुरू होता है। प्रायः अगर सूर्य रेखा होती भी है तो सूर्य रेखा की जो वृद्धि होती है 22वें वर्ष में होती है। हाथों में सूर्य रेखा का निर्माण देख करके सूर्य की स्थिति बताई जा सकती है। सूर्य अगर अच्छा है, सूर्य अगर उच्च का है तो ऐसे में सरकार से संबंधित कार्यों में पूर्ण लाभ मिलता है। और यदि इसके विपरीत अशुभ है तो सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है।
कहीं न कहीं ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी के प्राप्ति में विलंब होता है या कभी कभी पूरी जिंदगी प्रयास करने के बावजूद भी सरकारी सेवा में समायोजन नहीं हो पाता है। ज्योतिष में सूर्य अगर मजबूत है तो सरकारी सेवा में जाने का योग बढ़ जाता है, सरकार से लाभ मिलना सुनिश्चित हो जाता है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है, इसलिए किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य की शुभता बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यदि कुंडली में सूर्य उच्च का होकर शुभ फल दे रहा है तो व्यक्ति को पिता और सरकारी क्षेत्र में विशेष लाभ मिलेगा। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेगा, कोई भी बात कहेगा तो लोग उसकी बात सुनेंगे भी और उसका पालन करेंगे। मतलब इनके अंदर नेतृत्व की क्षमता जन्मजात होती है और इनके पीछे लोग चलते हैं, मतलब इनके फॉलोअर बहुत होते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर यही सूर्य तुला का हो जाए, सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष में फंस जाए, तो ऐसी स्थिति में इसका जो विपरीत फल हो सकता है होता है। मतलब आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, पिता के सुख से व्यक्ति वंचित होता है, नाना प्रकार के रोग दिखाई देते हैं, जीवन में जो भौतिक सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती हैं। इसलिए सूर्य का मजबूत होना कुंडली में अति आवश्यक होता है। अगर कुंडली में अच्छा है सूर्य तो ठीक है, नहीं सूर्य को प्रसन्न करने के सारे प्रयास उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के सूर्य 22वें वर्ष में अपना अच्छा या बुरा जो भी प्रभाव है वह आपके जीवन में दिखाएगा और उसके असर का आप अगर अच्छा असर है तो अच्छा प्रयोग करिए, अगर कहीं कुछ अनुचित दिखाई देता है तो उसके लिए सूर्य को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करिए, सूर्य से जुड़ी वस्तुओं का दान करिए और सूर्यार्घ जरूर दीजिए। तो सूर्य की विपरीत परिस्थिति से भी आप निकल पाएंगे और जीवन को शुभ और सुंदर बना पाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र अगर प्रबल और कमजोर हो तो फिर उसे कैसा जीवन झेलना पड़ेगा, कैसा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ेगा। पंडित जी बताइए। जी, चंद्रमा ग्रह, चंद्रमा मन का कारक कहा जाता है, चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में पैदा होने के पहले ही शुरू हो जाता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है? जब जातक माँ के गर्भ में आता है तब से ही चंद्रमा का प्रभाव उस गर्भपिंड पे होना शुरू हो जाता है। तो चंद्रमा इतना शक्तिशाली ग्रह है, इतना अधिक उसका प्रभाव पूरे जीवन रहता है। मतलब गर्भ से लेकर के और अंतिम दिन तक पूरी तरह से चंद्रमा के अधीन व्यक्ति का जीवन होता है। उसका कारण जानिए, यह जो शरीर है, शरीर में 70% जल है और जल का देवता कौन है? चंद्रमा। तो कहीं न कहीं चंद्रमा से प्रभावित पूरा जीवन होता है, पूरा शरीर होता है। और हम ज्योतिषी जो राशिफल कहते हैं वो भी चंद्रमा को ही आधार मान के कहते हैं। चंद्रमा के ही गोचर की गति से हम आपका राशिफल बताते हैं। 12 राशियों पर सर्वाधिक और तत्काल बदलने वाला अगर कोई ग्रह होता है तो वह चंद्रमा होता है, क्योंकि चंद्रमा शीघ्रगामी ग्रह कहा जाता है, या 2.5 दिन में अपनी राशि बदल देता है। तो ऐसे में चंद्रमा ग्रह का असर 100% दिखाई देता है आयु के 24वें वर्ष में। हम जब किसी की हस्तरेखा देखते हैं तो उसमें भाग्य रेखा को देख के बताते हैं कि भाई अमुक वर्ष में आपका भाग्योदय होगा या आपके जीवन का लक्ष्य और मंजिल आपको मिलेगा। तो ऐसे में जब चंद्रमा की बात आती है तो भाग्य रेखा अगर घूम के चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, मतलब उसकी जो शुरुआत है, जो मूल है, अगर वह चंद्र पर्वत से हो रही है तो ऐसा जातक 24वें वर्ष में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब होगा। लक्ष्य का मतलब होता है वह जीवन में जो करना है उसको, वह उसकी मंजिल उसको मिल जाती है, एक अस्थायित्व मिल जाता है, एक काम करने का तरीका मिल जाता है, एक उसको जीविका का मार्ग मिल जाता है। मतलब जीवन में जो उसको बनना है उसकी शुरुआत 24वें वर्ष में हो जाती है। अगर चंद्रमा उच्च का है, शुभ स्थिति में है, अगर आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जैसे में भाग्येश आपका चंद्रमा होता है, ऐसी शुभ स्थिति होने पर माता का सुख और अन्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। मतलब चंद्रमा के अच्छा होने से जहाँ मन ठीक होता है वहाँ माता का सुख मिलता है और धन की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि चंद्रमा लक्ष्मी का भाई है। और जिसकी कुंडली में चंद्रमा कर्क का है, वृषभ का है या चंद्रमा धन भाव में है, ऐसे लोगों को अयाचित धन मिलता है। मतलब हमेशा कुछ न कुछ इनको धन मिलता रहता है, व्यापार में लाभ होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हर समय एक सी स्थिति होती है, लेकिन खराब से खराब स्थिति में भी इनको कहीं न कहीं से आर्थिक संबल हमेशा इनके साथ रहता है। इसके विपरीत अगर यही चंद्रमा वृश्चिक का हो जाए, राहु के साथ आ जाए, अशुभ हो जाए, नीच का हो जाए, तो कहीं न कहीं माता को कष्ट होता है और माता के सुख में कमी आ जाती है।
चतुर्थ भाव से मिलने वाले सुखों की न्यूनता हो जाती है, मान सम्मान में कमी आती है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, अपनी बातों को लोगों को समझा नहीं पाता है और समाज में ऐसे लोगों के प्रति बड़ी भ्रामक धारणाएं बन जाती हैं। लोग उन्हें नकारात्मक स्वरूप में लेने लगते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो क्या ही कहना, 24वें वर्ष से तो आपका भाग्योदय है। लेकिन अगर इसके विपरीत चंद्रमा ठीक नहीं है तो आपको शिव आराधना जरूर करनी चाहिए। शिव आराधना करने से चंद्रमा के पीड़ा से मुक्ति मिलती है, क्योंकि चंद्रमा का मूल तत्व है जल तत्व, और जल शिव जी पे जब आप डालेंगे तो चंद्रमा की जो आपके ऊपर असर है, प्रभाव है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, वह आप में वृद्धि होगी और चंद्रमा से जन्म उत्पन्न होने वाले दोष दूर होंगे। आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई देव आराधना करते हैं, जब आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें मन का एकाकार होना जरूरी है। और चंद्रमा को ठीक रखने में मन का बहुत रोल होता है, क्योंकि जिसका चंद्रमा खराब है उसकी बुद्धि अस्थिर होती है। और बुद्धि अगर आपने स्थिर करने का यत्न कर लिया, चाहे आपने पूजा के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से मन को अगर आपने नियंत्रित कर लिया, तो चंद्रमा का कोई भी बुरा दोष आपके जीवन में कहीं दिखाई नहीं देगा। ऐसे में आप अपने कार्यों को ठीक से कर पाएंगे, जो बाधाएं आ रही हैं उसे आप दूर कर पाएंगे। कुंडली में चंद्रमा उच्च का है तो अच्छी बात है, आपको चारों तरफ से सुख वैभव मिलेगा। लेकिन खराब है तो ऐसे में आप शिव आराधना करिए, उसे ठीक रखिए। लेकिन इसका जो प्रभाव है वह 24वें वर्ष में दिखाई देगा। अगर आप इस समय 24वें वर्ष में पहुंच गए हैं और चंद्रमा का प्रभाव की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो यकीन जानिए इसी वर्ष से आपके जीवन में चंद्रमा का अच्छा या बुरा जो भी आपकी जन्म कुंडली कहती है, उसके अनुसार उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र का असर जो होता है वह 25वें वर्ष में दिखाई देता है। शुक्र के अच्छा होने पर जहाँ जीवन साथी का अच्छा सुख मिलता है, सांसारिक सुख मिलता है, वहीं आपकी जन्म कुंडली का शुक्र आपको कहीं न कहीं विशिष्ट फल देता है भौतिक सुख साधनों से संबंधित। मतलब क्योंकि आपकी सुख का अर्थ होता है जीवन में जो तमाम चीज़ों से आपको आनंद मिलता है, वो तमाम चीज़ें आपको देता है शुक्र। शुक्र मनोरंजन का देवता है, शुक्र काम का देवता है, जीवन साथी, प्रेम, सौंदर्य, रोमांस, इन तमाम विषयों का जो स्वामी है वो शुक्र है। शुक्र के अच्छा होने में जीवन की तमाम तरह के सुख और आनंद और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शुक्र के शुभ होने पर प्रेम संबंध मजबूत होता है, दाम्पत्य जीवन सुखी बना रहता है। वहीं अशुभ होने पे इसके विपरीत फल प्राप्त होते हैं, सुख में बाधा होती है। कहीं न कहीं शुक्र 25वें वर्ष में फलित क्यों होता है? देखिए, हमारा जो ये सनातन धर्म है, इसने जीवन की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला जो अवस्था कही जाती है या पहला आश्रम जो कहा जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। मतलब 1 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक आयु तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है। अपनी मेहनत से, परिश्रम से वह विद्या प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। उसके बाद शुरू होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की जो शुरुआत की बात होती है वो 25 वर्ष की आयु के बाद होती है। और इसी 25 वर्ष आयु पे गृहस्थ आश्रम की शुरुआत के साथ ही शुक्र का प्रभाव दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि तभी जीवन में आपके जीवन साथी का प्रयोग होता है, दाम्पत्य का सुख शुरू होता है। तो ऐसे में शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपका अच्छा विवाह होगा, अच्छा आपका जीवन साथी मिलेगा और जीवन में सब प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के 25वां वर्ष आपके जीवन में शुक्र का साल कहा जाएगा। शुक्र अगर अच्छा है तो अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन इसके विपरीत शुक्र अगर खराब है तो आप देवी की आराधना करिए, माता दुर्गा की पूजा करिए, महालक्ष्मी के निमित्त स्तोत्र स्तुतियों का पाठ करिए। तो निश्चित रूप से शुक्र का अशुभ फल भी आपको नहीं मिलेगा। जीवन में शुभता और सांसारिक सुखों की प्राप्ति जरूर होगी। मंगल ग्रह का असर आयु के किस साल में पड़ता है, पंडित जी ये भी बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि जातक की कुंडली में अगर बुध ग्रह शुभ असर डालता है और अशुभ असर डालता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? जी, मंगल ग्रह का असर आयु के 28वें वर्ष में दिखाई देता है। मंगल का देवता है, मतलब जो भी आपके जीवन में मांगलिक कार्य होना है वो मंगल के ही कारण होना है। मंगल के अच्छे होने पर भाई, मकान, जमीन, जायदाद, इन तमाम से जुड़े हुए काम आपको लाभ देंगे। जबकि इसके विपरीत अगर मंगल कर्क का है, खराब है, तो ये जो तमाम विषय हैं, चाहे भाई का सुख है, चाहे जमीन, चाहे वाहन का, इसमें कमी आ सकती है। किसी भी जातक के कुंडली में भूमिपुत्र मंगल बहुत मायने रखता है। मंगल ग्रह साहस,
पराक्रम, ऊर्जा का कारक होता है। कुंडली में मंगल ग्रह के शुभ होने पर व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है। अगर मंगल ठीक नहीं है तो व्यक्ति कहीं न कहीं काफ़ी संघर्ष करता है अपनी चीज़ों को प्राप्त करने में। उसके अंदर अनजाना भय बना रहता है। कहीं न कहीं मंगल आपको वीरता देता है, शूरता देता है, पराक्रम देता है। ऐसा क्यों है? मंगल देव सेनापति कहा जाता है, देवताओं का सेनापति है, रक्षक का देवता है। तो ऐसे में मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है तो इससे जुड़े हुए तमाम शुभ फल मिलेंगे। लेकिन अगर विपरीत है तो कहीं न कहीं इन चीज़ों में आपको कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन मंगल का एक विशेष रोल होता है। जब आप सुनते होंगे कि कोई विवाह की बात चलती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जातक या जातिका मतलब कन्या या जो है पुरुष मांगलिक है कि नहीं, उसमें मंगल का बड़ा रोल होता है। ऐसे में मांगलिक दोष से संबंधित जो दोष होता है वह भी ऐसा कहा जाता है कि 28वें वर्ष के बाद उसका जो प्रभाव होता है उतना अधिक नहीं रह जाता है। इसीलिए मंगल के लिए 28वें वर्ष का बहुत विशेष स्थान दिया गया है। मंगल अगर आपकी कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से मांगलिक कुंडली है। लेकिन मांगलिक कुंडली होते हुए भी अगर आप 28वें वर्ष से पहुंच गए हैं तो मांगलिक दोष भंग कहा जाता है। लेकिन यह सिर्फ 28वें वर्ष में प्रवेश करने से नहीं बात बनती है, कुछ और ग्रह स्थितियां उसके लिए देखनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में मंगलिक दोष है, लग्ने व्यय पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भरता विनाशाय भरता कन्या विनाशता, मतलब 1, 4, 7, 8, 12वें भाव मंगल है, मांगलिक दोष है। लेकिन अगर आप 28वें वर्ष में पहुंच गए हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी योग्य दैवज्ञ ज्योतिषी को दिखा लेनी चाहिए। हो सकता है मंगल दोष का प्रभाव ना हो और अब आपके जीवन में मांगलिक अवसर आने वाले हो, मांगलिक कार्य होने वाला हो, विवाह आदि का सुख आपको मिलने वाला हो। मंगल का फल जो है जीवन के 28वें वर्ष में दिखाई देता है। बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह का असर आयु के 34वें वर्ष में दिखाई देता है। जातक की जन्म कुंडली में बुध ग्रह अगर अच्छा है तो व्यापार से लाभ मिलता है, क्योंकि बुध व्यापार का देवता है। ऐसे में अगर बुध अच्छा है तो व्यापार से लाभ मिलेगा। अगर इसके विपरीत है तो कहीं न कहीं हानि की संभावना बनी रहती है, व्यापार में उतनी तरक्की नहीं हो पाती है। किसी भी जातक की कुंडली में बुध के बली होने पर व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाला हो जाता है, उसकी चेतना बड़ी प्रबल होती है, संवाद शैली बड़ी अच्छी होती है, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में बुध अच्छा होता है। और ऐसा व्यक्ति अक्सर हाजिर जवाब होता है, मतलब उसकी जो कॉमन सेंस होता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है, बहुत तेज होता है। कुंडली में शुभ होने पे बुध की स्थिति कहीं न कहीं रोजी रोजगार में लाभ देती है, अशुभ होने पर रोजी रोजगार से दूर कर देती है, व्यावसायिक अवनति करती है, मतलब व्यवसाय व्यक्ति कई बार बदलता है। मैंने प्रायः ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जब बुध की स्थिति कमज़ोर होती है तो ऐसे में जातक 1 से अधिक बार प्रयास करते हैं, मतलब कोई व्यवसाय वो 2 साल से ज़्यादा लगातार नहीं कर पाते हैं। कोई व्यवसाय उन्होंने 2 साल किया, उसमें नुकसान हुआ, दूसरा कर लिया, वह भी 2-3 साल चला, वह भी बंद हो गया। यह क्रम चलता रहता है बुध के जो है स्थिति की वजह से। लेकिन इसका जो पूर्ण फल मिलता है आयु के 34वें वर्ष में मिलता है। बुध बुद्धि का देवता है, व्यापार का देवता है। जो भी आप बड़े व्यापारी देखेंगे उनकी कुंडली में बुध की निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्थिति होगी। जब मैं बहुत अच्छी स्थिति कहता हूँ इसका मतलब होता है कि बुध मिथुन का है, बुध कन्या का है, और बुध मिथुन और कन्या का होकर के अपने जातक को तमाम तरह के सुख सुविधाएं और धन प्रदान करता है, व्यापार में बहुत तरक्की कराता है। बुध वैसे तो सहचर्य का फल देता है, सहचर्य का अर्थ होता है जिसके साथ होता है उसका फल देता है, लेकिन 34वां वर्ष जब आता है तो बुध प्रभावी हो जाता है, उसका असर आपके जीवन में दिखाई देने लगता है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है तो कहीं न कहीं 34वां वर्ष आपके लिए बहुत खास है। अगर ठीक नहीं है तो बुध को ठीक रखने के लिए गणेश जी की आराधना करें, बुध के बीज मंत्रों का जप करें, ओम बुम बुधाय नमः का जप करते रहें। निश्चित रूप से आपके जीवन में बुध का बुरा प्रभाव दूर होगा। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली में शनि राहु केतु का प्रभाव हो तो उसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या शनि किसी जातक की कुंडली में प्रबल है तो अशुभ परिणाम देगा पंडित जी, या फिर वो शुभ परिणाम देगा, ये भी बताइए। जी, किसी भी जातक के जीवन में शनि का प्रभाव उसकी 36वें वर्ष की आयु में दिखाई देता है। यदि यह शनि अच्छा है तो मकान, व्यवसाय और राजनीति में लाभ मिलता है, लेकिन यदि अशुभ अवस्था में है, मतलब मेष राशि नीच का है, तो कहीं न कहीं यह हानि देता है। ज्योतिष में शनि को पापक ग्रह माना गया है। यही कारण है
कि लोग इस ग्रह में अमूमन भयग्रस्त रहते हैं। उनको कहीं न कहीं भय लगता है शनि की महादशा से। हालांकि शनि देव की विशेषता यह है कि आपको आपके कर्मों के अनुसार पूर्ण फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शनि देव की किसी भी व्यक्ति की शुभ स्थिति में अगर बैठे हैं किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में, तो उसे रंक से राजा बना सकते हैं। अगर शनि उच्च का है तो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति को शनि की दशा आने में राज प्राप्ति होती है। शनि सस योग का निर्माण करता है, मतलब तुला, मकर या कुंभ का होकर के किसी भी केंद्र में बैठे 1, 4, 7 और 10वें भाव में, तो ऐसा व्यक्ति सस योग का स्वामी होता है और सस योग का पूर्ण फल दिखाई देता है। सस योग होने पे व्यक्ति को तमाम तरह के धन संपदा की प्राप्ति होती है। वहीं इसके विपरीत अगर शनि मेष राशि का है, 6वें बैठा है, 8वें बैठा है, 12वें बैठा है, तो यह इसके विपरीत फल देता है। विपरीत का अर्थ होता है कि आपको दुख मिलता है। पराशर जी कहते हैं शनि दुख प्रदेगो। अगर विपरीत स्थिति में बैठा है और शनि की दशा चल रही है तो जीवन कष्टकारी हो जाता है, दूभर हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के जीवन में 36वां वर्ष अगर आपका चल रहा है तो सावधान होने की आवश्यकता है। अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है तो फिर आनंद लीजिए दशा का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शनि इसके विपरीत अगर आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है और शनि की दशा भी चल रही है और आप जीवन के 36वें वर्ष में पहुंच गए हैं, तो आपको शनि से संबंधित, उसको शांत रखने के संबंधित उपाय करने की आवश्यकता है। शिव जी की आराधना करें, शनि के मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें, या शनि के वैदिक मंत्र सन्नो देवीर्भिष्ट आपो भवन्तु पीते संजो रवि सर्वन्तुनः का जप करें। इन तमाम उपायों करके शनि की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं, शनि को ठीक कर सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु ग्रह अपना असर आयु के 42वें वर्ष में प्रदान करता है। यदि राहु शुभ स्थिति में है तो राजनीति के क्षेत्र से सफलता मिलेगी, टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र से सफलता मिलेगी। लेकिन अगर यह अशुभ है तो कहीं न कहीं ऐसे लोग, व्यक्ति विशेष तरह के अपने ही किसी स्वजन के षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं। ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह कहा जाता है। राहु का प्रभाव आकस्मिक होता है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से कुछ हो जाता है, अच्छा या बुरा दोनों। शुभ होने पर यह व्यक्ति के जीवन को बदल देता है, लेकिन कब बदलता है? 42वें वर्ष में। अगर आपकी कुंडली में राहु एकादश भाव में है, राहु तृतीय भाव में है, तो आप यकीन जानिए आपके लिए 42वां वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके तमाम आर्थिक दरवाजे खोलने वाला होगा यह राहु। अगर आपने जीवन में कुछ भी अभी तक प्राप्त नहीं किया है, लेकिन राहु अगर अच्छा है तो जिस दिन आपके 42वें वर्ष की शुरुआत होगी उसी साल आपको अचानक से आप देखेंगे ऐसे बड़े बड़े अवसर मिलेंगे जिसको आप यूटिलाइज करके आप जीवन में सब कुछ प्राप्त करते हैं। देखिए, मेहनत का ही फल देता है कोई भी ग्रह, जो आप परिश्रम करते हैं उसी का परिणाम मिलता है आपको। लेकिन ये जो ग्रह होते हैं वो आपकी कीमत बढ़ा देते हैं। मतलब जो काम अभी आप कर रहे थे जिसकी कीमत सिर्फ 100 रुपये मिल रही थी, यही राहु जब अच्छा होगा 42वें वर्ष में प्रयोग करेंगे तो उसी काम की कीमत आपको 1000 रुपये मिलनी शुरू हो जाएगी। ग्रह सिर्फ इतना ही करते हैं। इसके अतिरिक्त राहु आपको राजनीति के क्षेत्र में भी सफलता दिलाता है। अगर आप राजनीति में लगे हुए हैं, सामाजिक सेवा के कार्य में लगे हुए हैं और आप चाहते हैं कि पद प्रतिष्ठा मिल जाए, किसी सदन के सदस्य हो जाए या राजनीति में अच्छा मुकाम प्राप्त करें, तो राहु बहुत सहायक होगा। आप जब 42वें वर्ष में पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि आपको तमाम ऐसे अवसर मिलेंगे जिससे आपका जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। इसी तरह से केतु भी है। केतु भी छाया ग्रह है, लेकिन केतु के साथ एक दिक्कत है। केतु क्या है? वह नीचे का हिस्सा है शरीर का। केतु चलता तो है, केतु को पैर तो हैं, लेकिन केतु की आंखें नहीं है, उसको दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में केतु तभी प्रभावी होगा जब जीवन में कोई गुरु होगा, जब जीवन में कोई मार्ग दिखाने वाला होगा। केतु से प्रभावित व्यक्ति अक्सर मैंने देखा है कि अवसाद में रहता है, डिप्रेशन में रहता है। लेकिन अगर यही केतु अच्छा है तो अब बात बदल जाती है। केतु के अच्छा होने पे व्यक्ति सकारात्मक सोच का होता है, उसे कहीं न कहीं आध्यात्मिक विषयों में रुचि होती है, वह अपने आप को आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना चाहता है, उसकी महत्वाकांक्षा होती है वह ईश्वर के श्री चरणों की प्राप्ति करे। हाँ, केतु के शुभ होने पे संतान और ननिहाल का भी सुख मिलता है। अगर केतु अच्छा है तो कहीं न कहीं आपको गणित का ज्ञान होगा, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा। लेकिन केतु अगर अशुभ है तो जीवन में हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। राहु और केतु लगभग एक सा फल देते हैं, थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि राहु को पापक ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन केतु पाप का हिस्सा होते हुए भी इसे विशेष रूप से अध्यात्म,
पूजा पाठ और देव आराधना से जोड़ के देखा जाता है। केतु अगर 12वें भाव में बैठता है तो ऐसे लोग जीवन में बड़े सत्कर्म करते हैं और सत्कर्म करते हुए अंत में अच्छी गति को प्राप्त करते हैं। केतु अच्छा है तो जीवन में आपके कभी भी कोई भी पाप कर्म करने की स्थिति नहीं बन सकती है, कोई भी बुरा कर्म करने की स्थिति नहीं बन सकती है। मतलब पूरे जीवन आप सात्विक तरीके से जिएंगे। लेकिन 42वां वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। केतु आपकी कुंडली में सर्व सुख प्रदाता हो जाता है अगर केतु अच्छा है। अच्छा का मतलब केतु शुभ स्थिति में है, एकादश भाव में बैठा है, या केतु आपके जो है तृतीय भाव में बैठा है तो शुभ स्थिति में है और 42वें वर्ष में आपको जरूर चमत्कार देखने को मिलेगा। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में बताया आपको कि आपके किस आयु वर्ष में कौन सा ग्रह प्रभावी रहेगा। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।